नमस्ते। आज हमारे साथ एक खास मेहमान सुजीत नायर साहब, जो सुजीत नायर साहब बॉम्बे बेस्ड हैं और HW न्यूज़ एक डिजिटल न्यूज़ के एक बड़ा संस्था है जो मराठी, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में है और उसको हेड करते हैं। और देश की पूरी खबर के अलावा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के भी काफी जानकार हैं, क्योंकि वही रहे हैं, वही उस पॉलिटिक्स को रोज देखते हैं, उन लोगों से रोज मिलते हैं। नौ मैं इनसे जो कुछ बातें आपसे, सुजीत जी आपको स्वागत है हमारे शो में। जो मूल बात है, हाँ, बॉम्बे की जो सबसे बड़ी बात यह है, खास करके जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको बचपन से बॉम्बे बहुत वो है ग्लैमरस, मतलब घर से अगर भागना है तो बॉम्बे जाना है क्योंकि हीरो बनना है। अभी रिसेंटली पॉलिटिकली बॉम्बे वाज द हैपनिंग थिंग। जनरली ये काम सब यूपी में होता था, लेकिन पिछले साल आप लोगों ने जिस तरह से बॉम्बे में नई सरकार बनी महागाड़ी की, लेकिन अभी एक इशू आया है जो आपसे मैं उसी पे कुछ चर्चा करूंगा, बॉम्बे पॉलिटिक्स की, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की प्राइमरली। ये अनिल देशमुख साहब जो आपके होम मिनिस्टर थे, उनका कुछ इशू आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी उनको बुलाएगी, कोई कह रहा है गिरफ्तार करेगी, पुराना केस चल रहा है। व्हाट इज द होल इशू अबाउट? सिंह साहब, ये इशू वैसे कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं है। ये इशू ऐसा है कि हमारे एक पुलिस कमिश्नर थे जिनका नाम था परमबीर सिंह। अब आपको ये मालूम होगा कि देयर वाज अ बॉम्ब स्केयर इन एंटिलिया, जो कि मुकेश अंबानी साहब के घर है। तो वो जब बॉम्ब स्केयर के बाद काफी सारा खुलासा हुआ कि वो बॉम्ब स्केयर में एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था। तो बात ये हुई कि हमारे जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उन दिनों उन्होंने जाकर के एक इंटरव्यू में ये बताया, लोकमत, आप भी लोकमत में थे तो आपके पूर्व पब्लिकेशन में जाके ये बताया कि भाई हमारे पुलिस कमिश्नर से थोड़ी भूल हो गई थी, इसलिए हम उनको तत्कालीन ट्रांसफर कर रहे हैं और ये हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ही हैड मेड। ये स्टेटमेंट उन्होंने जाके लोकमत में दिया था। अब उसके तुरंत बाद पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर किया गया, परमबीर सिंह को ट्रांसफर किया गया। परमबीर सिंह डिडंट टेक दिस लाइटली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा कि भाई जो अब अनिल देशमुख जी जो है वो करप्ट है, वो उन्होंने लोगों से पैसे मांगे हैं, उन्होंने यही जो ऑफिसर जो इन्वॉल्व था ये पूरे बॉम्ब ब्लास्ट केस में, उनसे ही उन्होंने 100 करोड़ कलेक्शन करने का उन्होंने ये किया था। उन्होंने उनको बोला गया था, तो वो उनका काम था 100 करोड़ कलेक्शन करने का। और परमबीर सिंह ने उनका पूरा जो व्हाट्सएप मैसेजेस है वगैरह 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 सब लेकर के जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। अब लेटेस्ट ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए तक का उनका लिंक उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, 10 बार ओनर्स का और अनिल देशमुख के एक कंपनी या एनजीओ जो भी है उधर से उनका एक 4.5 करोड़ का लिंक ऑलरेडी भी उन लोग ने एस्टैब्लिश कर दिया है। तो ये केस आगे बढ़ेगी सिंह साहब, एंड दिस इज गोइंग टू ग्रो डेफिनेटली। नहीं, अभी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग, जैसे उद्धव ठाकरे, मैं उनको ये मान रहा हूं कि उनको अंडर रेट किया गया था। जनरली लोग ये कह रहे थे कि क्या चला पाएंगे, बट मेरे हिसाब से ही इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 3 अलग अलग पार्टीज जो बिल्कुल अपने अपने, एवरीवन हैज देयर ओन एजेंडा, उनको वो चला रहे हैं। कोरोना को भी उन्होंने ठीक से हैंडल किया है। लेकिन उद्धव अभी गए थे दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। उसके बाद जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं शिवसेना की तरफ से, उनके संजय राउत से, वो लग रहा है थोड़ा सॉफ्ट हो गई है शिवसेना टुवर्ड्स बीजेपी। सिंह साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं ये पूरे महाराष्ट्र के सीन में। सिंह साहब, दो पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्ट्रक्चर्स हैं ये पॉलिटिकल सर्कस में। एक है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो हर अपने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने जो स्ट्रेटेजिक गेम खेलते हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक गेम है इसमें हम विश्लेषण कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज दैट।
और दूसरा है सर्कमस्टेंशियल स्टेप्स जो इन लोग लेते हैं, उसका हम विश्लेषण नहीं कर पाते क्योंकि वो क्या होता है कि एक दिन ईडी आ जाता है, एक दिन आईटी आ जाता है, दूसरा दिन कोई और आ जाता है, सीबीआई आ जाता है, तो उनका जो पॉलिटिकल स्टेप्स है वो बदल जाता है। सो ये सर्कमस्टेंशियल स्टेप्स को हम विश्लेषण नहीं कर सकते बिकॉज सर्कमस्टेंशियल स्टेप्स रोज चेंज होता है। तो हम सर्कमस्टेंशियल स्टेप्स को हम फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एनालिटिकल स्टेप्स। इफ यू लुक एट स्ट्रेटेजी, मुझे नहीं लगता कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे विल एवर लीव महाविकास आघाड़ी एंड गो। मुझे नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी अगले 5 साल और पूरा 5 साल उन लोग कंप्लीट करेगी, बिकॉज ये इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई शक है, फॉर द सिंपल रीजन दैट उद्धव ठाकरे ने एक हिसाब से ही हैड डिच्ड भारतीय जनता पार्टी। अगर वो वापस भी आता है भारतीय जनता पार्टी के, वो वापस भी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये उनके माइंड में कभी भी रहेगा कि शिवसेना ने उनको डिच किया था। तो वो जब वापस आएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट उन लोग ओपन आर्म से वेलकम करेंगे एंड ऑल दैट। भारतीय जनता पार्टी इन द नेक्स्ट 5 years विल एंश्योर दैट शिवसेना इज फिनिश्ड एज अ पार्टी एंड इट इज एनहाइलेटेड इन भारतीय जनता पार्टी। ये उनका अटेम्प्ट रहेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि अटेम्प्ट उन लोग विजयी होंगे या उन लोग उसको उनका अटेम्प्ट उनका सक्सेसफुल होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये मैं जरूर बोल रहा हूं कि उनका अटेम्प्ट ये जरूर होगा। तो उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहेगा कि वो वापस जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले। दूसरी बात आनंद वर्धन जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ब्रांड वैल्यू है शिवसेना का, वो टाइगर का उनका जो ब्रांड एसेंस है, वो मतलब जो टाइगर है, जो एकदम बोल्ड है, एग्रेसिव है, वो उनका इमेज है। अगर उन्होंने जाके वापस बीजेपी को ज्वाइन किया, वो टाइगर इमेज जो है वो उनका छवि को बहुत हानि पहुंच सकती है। तो इट इज नॉट दैट इजी दैट ही विल गो एंड मीट। सो दैट्स माय पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज Uddhav Thackeray is getting everything. Uddhav Thackeray is the leader of Maharashtra. He is the chief minister of Maharashtra. और ये बात जो है कि शरद पवार पीछे से चला रहे, वो पीछे, ये सब मुझे लगता है ये इसमें बहुत सारे exaggeration है। He is a leader. He is doing his job and he is taking his decisions. शरद पवार is always there to help him, which is actually बहुत अच्छी बात है। It is very good because such a experienced administrator उनको help करने के लिए। तो looking at it from a strategic point of view, सिंह साहब, आई वुड से ये गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, 5 साल के लिए ये गवर्नमेंट पूरी चलेगी। बट फ्रॉम अ सर्कमस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं मालूम, कल एक ईडी आ गया या कोई किसको जेल ले गया, वो मुझे नहीं मालूम वो क्या होगा। तो ये है। सुजीत जी, एक चीज और हो रही है, जो मेन 4 पार्टीज हैं, मतलब 3 जो अभी रूलिंग पार्टीज हैं और एक बीजेपी। मैं बीजेपी के लिए बाद में आऊंगा, उससे पहले समझ लो, एवरी पार्टी हैज लॉट ऑफ इनर फाइटिंग। 2 फैक्शन एक दूसरे का बिल्कुल वो है। जैसे मैं शुरू करूं अगर, तो वहां तो एनसीपी में चूंकि शरद पवार हैं, तो अशोक पवार बहुत उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, बट ही ट्राइड टू डू। आई मीन वी हैव ऑल सीन। जैसे शिवसेना के प्रताप सारनायक हैं, वो खुलेआम चिट्ठी लिख रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो बनाओ। उधर जो आपके एक मिनिस्टर हैं विजय वाडेट्टीवर, जो कांग्रेस के, वो खुलेआम कह रहे हैं कि मुझे इसलिए इग्नोर किया गया क्योंकि आई एम फ्रॉम ओबीसी। तो इनर फाइटिंग इन पार्टीज में, मतलब it will be easier, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी तो is looking for such opportunities। सर, हमारे महाराष्ट्र में ना सर, ये जो इनर फाइटिंग है ना, ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम नॉर्मल है ये। देखिए, जब एनसीपी और बीजेपी ने मिलकर के 15 साल चलाया महाराष्ट्र गवर्नमेंट, रोज कुछ ना कुछ तो इशू था, रोज कुछ ना कुछ तो इश्यूज हुआ करता था एनसीपी और बीजेपी के बीच। ये बोला जाता था कि भाई विलासराव देशमुख, लेट विलासराव देशमुख जो वहां वो वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, और शरद पवार, इनका बिल्कुल नहीं बनता था। आर पाटिल और अशोक चव्हाण का, और आर पाटिल, पृथ्वीराज चव्हाण का, आर पाटिल जो डिप्यूटी सीएम थे एक जमाने में, उसके बाद होम मिनिस्टर बने, इनका नहीं चलता था। तो द पॉइंट इज, इनफाइटिंग जो है ये हमारे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बहुत रेगुलर है। अब चलते हैं बीजेपी शिवसेना के साथ। बीजेपी शिवसेना में सिंह साहब, इट वॉज एवरी डे, रोज ये हम एक हमारा हम लोग का टीम भागती थी इसके लिए, क्योंकि
अनाउंसमेंट, अरे शायद आज बीजेपी शिवसेना अनाउंसमेंट करेगी कि हम बीजेपी छोड़ रहे हैं, कल अनाउंस करेगी बीजेपी छोड़ रहे हैं। जब वो उनका दशहरा मेला हुआ करता था, हमको याद है हम लोग ने सब वहां गए थे कि ये बोल के कि भाई अभी इस बार तो शिवसेना अनाउंस करेगी कि वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं। तो जो इंटरनल जो डिस्प्यूट्स है वो महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारे यहाँ चलते रहता है। बट उसका मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट गिरेगा, वो तो एक तरफ उसका चलते रहता है, दूसरी तरफ अपना गवर्नमेंट चलते रहता है। एक बात। दूसरी बात, सर एनसीपी में सिर्फ एक ही लीडर है और वो है शरद चंद्र पवार। जो शरद चंद्र पवार बोलेगा वो एनसीपी में होगा। अगर शरद चंद्र पवार ने बोला कि भाई बीजेपी के साथ जाना है तो बीजेपी के साथ जाना है। अगर शरद चंद्र पवार ने बोला कि एनसीपी के शिवसेना के साथ जाना है तो शिवसेना के साथ जाना है। अगर शरद चंद्र पवार नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। वो कोई भी हो, वो कोई भी कितना भी कुछ भी बोले, कोई भी कितना भी वो स्टेटमेंट दे, जो शरद चंद्र पवार चाहेगा वही होगा। सो ये रही एनसीपी की बात। टू वेरी मेजर एक्सटेंट शिवसेना में भी वही चीज है। उद्धव ठाकरे इज ऑल सेड एंड डन द रीनिंग लीडर, जो वो चाहते हैं वही होता है। अच्छा, तीसरी बात, कांग्रेस में टू वेरी मेजर एक्सटेंट मैं आपको बताऊं, भी शरद चंद्र पवार जो चाहेगा वही होगा। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं क्योंकि उनका जो रैपो है कांग्रेस हाई कमांड के साथ, उनका रैपो बहुत स्ट्रांग रैपो है। उनका जो रिस्पेक्ट है स्ट्रांग कांग्रेस हाई कमांड में, वो उनका रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है। देखिए, कम टू थिंक ऑफ इट, व्हाट डिड कांग्रेस गेट? कांग्रेस को 44 सीट्स मिले इस इलेक्शन में, 44 सीट्स, और वो गवर्नमेंट में है। ओके, बेसिकली शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 सीट्स मिले। तो द फैक्ट रिमेन्स दैट इट इज बिकॉज कांग्रेस वाज टाइड अप विद एनसीपी, आज कांग्रेस वो गवर्नमेंट में है। ये बात एक। दूसरी बात, लाइक आई सेड, कांग्रेस भी टू अ वेरी मेजर एक्सटेंट has Pawar Sahab has got tremendous control. Sharad Pawar has got tremendous control in Congress. So basically लीडर्स बात करते रहेंगे सिंह साहब, बट मुझे नहीं लगता इट इज अफेक्टिंग द गवर्नमेंट और इट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एकदम स्मूथली चल रही है और एकदम प्रॉपर चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसा एज यू राइटली सेड, शरद पवार और मैं दो लोगों को, और मुलायम सिंह यादव, दे आर द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो इस समय पॉलिटिक्स में। बट मुलायम सिंह यादव फॉर वेरियस रीजंस, एक तो उनकी हेल्थ नहीं ठीक है, इज नॉट, एंड दूसरा ये है कि उनके लड़के ने मोर और लेस सीज नाउ कंट्रोल्स द पार्टी। करेक्ट। वेयर इज शरद पवार में, शरद पवार लीड्स द पार्टी। शरद पवार, देयर वाज अ टाइम जब ये था कि कांग्रेस में लाके उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा एंड ही विल गेट ऑल द कांग्रेसमैन टुगेदर। अभी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, पीके प्रशांत किशोर जी आके, he has met शरद पवार twice and then lot of things are happening। और इस तरह की चर्चा है कि जो ऑपोजिशन की जो एक आपस में मेल जोल है, उनका जो कोऑर्डिनेशन होना है, उसकी धुरी, उसकी एक्सेस शरद पवार बन रहे हैं। हाउ फार दिस इज करेक्ट? सी एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है सर। शरद पवार जो है उनका फोकस अभी 2024 इलेक्शन है, और ये और एक रीजन है कि शरद पवार ये दौरान बीजेपी वगैरह ज्वाइन करने में उनका फोकस है ही नहीं। तो वो जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि भाई एनसीपी बीजेपी में जाएगी, वो सब चांसेस ना के बराबर है। शरद पवार का डेफिनेट फोकस 2024 में है। अच्छा, अब प्रशांत किशोर सर, प्रशांत किशोर फर्स्ट आके शरद पवार को क्यों मिला? क्यों नहीं वो जाके ममता बनर्जी से या और किसी से मिला? बिकॉज शरद पवार हैज a very, very good rapport, tremendous rapport with Stalin. Sharad Pawar has got fabulous rapport with TDP, with Chandrababu Naidu. He's got fabulous rapport with the left parties. He's got fabulous rapport with Mulayam Singh Yadav. Therefore, he has a good rapport with Akhilesh Yadav. He's got a fabulous rapport with Lalu Prasad Yadav. He's got a fabulous rapport with Mamata Banerjee herself. Yes. He is one politician. I have been studying Sharad Pawar a lot, Singh Saab. And one thing I have realized that Sharad Pawar is one person, sir, उनको दुश्मन कोई नहीं है, उनको एडवर्सरीज कोई नहीं है। उनका रैपो मोदी साहब के साथ भी बहुत अच्छे हैं, उनका फैंटास्टिक रैपो है मोदी साहब के साथ। तो वो जो है वो रैपो सबके साथ बना के रखते हैं, एंड ही विल एक्ट लाइक अ परफेक्ट, जो बोलते हैं ना, स्टिचिंग एजेंट
फॉर दिस यूनाइटेड ऑपोजिशन. सो प्रशांत किशोर का शरद पवार के को आके मिलना, एंड जबकि प्रशांत किशोर शरद पवार के साथ कभी भी काम नहीं किया है, ही हैज नेवर कंसल्टेड. शरद पवार को कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंट की कभी जरूरत पड़ी भी नहीं और पड़ेगी भी नहीं आगे चल के, क्योंकि उनका खुद का नीति, उनका खुद का नीति है. तो ये जो प्रशांत किशोर आके शरद पवार को जो मिला है वो क्लियरली इसलिए मिला है बिकॉज आज अगर भारतवर्ष में कोई पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेके आ सकता है वो शरद पवार ही लेके आ सकता है और कोई नहीं लेके आ सकता है. नहीं, मैं सुजीत जी उसको इस तरह से भी देख रहा हूँ. प्रशांत किशोर इज वेरी क्लेवरली स्टिचिंग दिस यूनिटी बिकॉज आई विल गो बाय नंबर्स. महाराष्ट्र हैज 48 सीट्स. आई एम टॉकिंग ऑफ द एमपी. करेक्ट. एंड वेस्ट बंगाल की 42. ये दोनों मिलकर 90 सीट्स होती हैं. करेक्ट. और यूपी की 80 सीट्स. तो एक एक्सेस, मतलब एक तरह से वो बना रहे हैं अगेंस्ट यूपी, क्योंकि आज बीजेपी कहते हैं ना हम यूपी से 64 जीत क्या है, 66 जीत क्या है, वी विल फॉर्म गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ यूपी. तो उसको शायद अगर ये मैनेज करने की बात हो रही है 90 सीट फ्रॉम दीज टू स्टेट और ये दो लीडर साथ आ जाते हैं अगर, तो मेरे ख्याल में बहुत सा काम आसान हो जाएगा. मुझे एक ये भी लगता है कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. सर इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है. सर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आज जो महाविकास आघाड़ी जो गवर्नमेंट है वो इट इज डूइंग अ फेयरली डिसेंट जॉब इन महाराष्ट्र, नो डाउट अबाउट इट. बट ये समझ लेना कि उन लोग देयरफॉर महाराष्ट्र में छा गए और अगली बार 2024 इलेक्शन में 48 सीट्स में एटलीस्ट 40 सीट्स जैसा भारतीय जनता पार्टी ने लिया था 44 सीट्स या 48 सीट्स मिलेगा, ये सोच लेना मुझे नहीं लगता है इट इज पॉसिबल. बिकॉज Bharatiya Janata Party is still going to be very formidable opposition in Maharashtra in 2024. So that is one end of the story. Same is the case मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी. वो आप बेटर जानेंगे, you will know better कि कितना. तो while like I said, numbers एक end में है और numbers is not the only thing that Sharad Pawar can get to tables. Possibly number is something that Sharad Pawar may not be able to get to table. वो शायद numbers table में नहीं ला पाएंगे शरद पवार, बिकॉज उतना मतलब मैं वापस मुझे डाउट है कि वेदर उन लोग वो विक्ट्री 2024 में उनको मिलेगा महाराष्ट्र में. बट व्हाट लाइक आई सेड शरद पवार कैन गेट टू टेबल इज वो जो उनके जो लोग हैं जो उनके जो नेटवर्क है वो यूनिटी शरद पवार डेफिनेटली लेके आ पाएंगे. दैट इज फॉर श्योर. नहीं, मैं उसको इसलिए सुजीत जी आई विल जस्ट, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, एनडीए गॉट 41 सीट्स आउट ऑफ 48. करेक्ट. 41 सीट 48 में से 2019 इलेक्शन में जीती, जिसमें 23 वाज बीजेपी. करेक्ट. दिस वाज देयर अदर वो allies, mainly शिवसेना. And 18 seats they won in West Bengal. Now, as on date, what will happen in 2024 I don't know. As on date वो 18 सीट नहीं आ रही है, तो उनका 5 सीट भी मुश्किल होगी जैसा वेस्ट बंगाल. And same अगर if this coalition continues till 2024 महाराष्ट्र कोलिशन, तो मुझे भी लगता है कि अब सब लोग सेंसिबल हो गए हैं. सबको पता है कि अगर हम सेंसिबल नहीं होंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा. तो शायद अगर ये तीनों लोग एक साथ लड़ेंगे इलेक्शन तो बीजेपी को 23 सीट्स मिलना उतना आसान नहीं होगा. सिंह साहब, देयर इज अ डिफरेंस. परफेक्ट है आपका एनालिसिस, एकदम परफेक्ट है, लेकिन एक डिफरेंस है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में. देखिए वेस्ट बंगाल में टीएमसी आने के बाद दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी इज क्रम्पलिंग. बट महाराष्ट्र में ये सीन नहीं है. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कल परसों भी उनका बहुत बड़ा एक मोर्चा हुआ था मुंबई में. तो द फैक्ट रिमेन्स दैट भारतीय जनता पार्टी अपना जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू कर रही है, अनलाइक वेस्ट बंगाल. सो समय डाउन द लाइन इनका इनफाइटिंग्स के कारण, इनका करप्शन के इश्यूज के कारण, सी दे हैव नॉट डोमिनेटेड महाराष्ट्र. ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी हर एक महाराष्ट्र उठ के ये बोलेगा कि नहीं भाई महाविकास आघाड़ी को हम वोट देंगे. वो नहीं होगा. दैट इज द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. नहीं, मैं एक और ढंग से देख रहा हूँ. वेस्ट बंगाल में इवन आफ्टर इलेक्शन वो जो दिल्ली के लोग थे उन्होंने अपना ईडी और सीबीआई शुरू किया था. प्रशांत किशोर व्हेन ही वेंट बैक एंड ही गेव दैट कि नहीं तुम एग्रेसिव हो, यू स्टार्ट उनके घर को तोड़ना शुरू करो, देन दे बिकेम डिफेंसिव. अब इस समय आप कुछ नहीं, ईडी सीबीआई सब लोग अपने अपने घर हैं. ममता बनर्जी इज नाउ अब्यूजिंग गवर्नर एवरी डे. तो ऐसा अगर प्रशांत किशोर इफ ही कम्स एज अ डॉक्टर there in Maharashtra
तो हो सकता है वो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में एक चीज और बता दूं, फॉर मी इट इज वेरी सरप्राइजिंग, जो पास्ट आज से 5 साल 7 साल पहले जो दो फैक्शन थे, गोपीनाथ मुंडे, गडकरी, ये देवर ड्रैगर्स, मतलब एक दूसरे के दुश्मन। आज कुछ ऐसा हुआ है कि गोपीनाथ मुंडे की लड़की जो पंकजा मुंडे है, शी इज अलाइनिंग विद गडकरी अगेंस्ट फडणवीस। तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, आप बिल्कुल नहीं कह सकते, इट इज नॉट कंफर्टेबल, इट इज समवन हु स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट। Very correct, very correct. आप एकदम, you're absolutely right on this. See, Fadnavis now is not having a very friendly relation with other leaders. That's a fact of life. He is somewhere sidelined. इसमें कोई शक नहीं है. But that being said, Singh Saab, it is not affecting the party directly in a way. मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है, that has not affected the अनुशासन. वो चल रही है वहां पर. जैसे कि मैं वापस बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट जो परसों हुआ था, वो प्रोटेस्ट में देयर वाज 100% पार्टिसिपेशन। पंकजा मुंडे भी थी, देवेंद्र फडणवीस भी था, आशीष शेलार भी था, मुनगंटीवार भी था, सब लोग थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटी जो जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने आकर के जो जिस हिसाब से डोमिनेट किया है वेस्ट बंगाल को, वो डोमिनेशन महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी नहीं कर पाया। ये मेरा कहने का मतलब है। एक दूसरी बात कि जो ईडी, सीबीआई वगैरह 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 है, वो क्वाइट एक्टिव है महाराष्ट्र में। सो मैं जो सर्कमस्टेंशियल जो जिसकी बात कर रहा था, वो क्वाइट एक्टिव है महाराष्ट्र में। तो उसके कारण भी हाँ, थोड़ा सा सब लोग भी सबड्यूड है, सब प्यार मोहब्बत में रहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो एग्रेशन दिख रहा है आपको वेस्ट बंगाल में, वो यहाँ नहीं है। मैं जल्दी से एक चीज और पूछ ले रहा हूँ, बता दूं। संडे को एक ओबीसी मीट हुई थी जो विजय वाडेतीवर ने की थी, उसमें पंकजा मुंडे गई थी। अब दैट मीट, पंकजा एंड छगन भुजबल दोनों लोग गए थे उस मीट में। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय वो, बिकॉज और उसके बिना शायद ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि बॉम्बे में 3 चीजें पहले थी। बॉम्बे वाज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, बॉम्बे वाज आल्सो नोन एज द स्मगलिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री, और बॉम्बे वाज नोन फॉर बॉलीवुड। स्मगलिंग तो अब खत्म हो गया, फाइनेंशियल कैपिटल अब आफ्टर इंटरनेट इज कम। बॉलीवुड स्टिल हैज लॉट ऑफ ड्राइव एंड लॉट ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इलेक्शंस में आपको क्यों लगता है कि बॉलीवुड इज नेवर अ फैक्ट, इज नेवर अ फैक्ट? वो सिर्फ बिजनेस करते हैं कि उसके बाद उनको? देखिए, बॉलीवुड अनफॉर्चुनेटली, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, मैं इसको ऑफिशियली नहीं बोलूंगा, बट बॉलीवुड मुझे मेरे हिसाब से कंप्लीटली सेल्फिश और प्योरली बोलते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड एक यूनिट है। बॉलीवुड उसके साथ है जिसका पावर है। बॉलीवुड को खुद का कोई व्यू नहीं है। बॉलीवुड का कोई भी बड़ा एक अमिताभ बच्चन जाके कोई एक डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस को या एक अनडूइंग को कोई गलत चीज को जाके वो ये नहीं बोलेगा कि भाई ये गलत है, या मैं अमिताभ बच्चन नहीं, क्यों, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। अगर आप बॉलीवुड में, हाँ, आपको बहुत जन दिखेंगे जो पावर के साथ चलेंगे, जो पावर के साथ रहेगा, वो पावर जो बोलेगा वैसा करेगा, वैसा बहुत जन। मैं पावर की बात कर रहा हूँ, पावर की नहीं। आई वाज टॉकिंग अबाउट पावर के साथ बहुत जन रहेंगे, लेकिन पावर के अगेंस्ट खड़े रहने के लिए आपको बहुत कम जन दिखेंगे बॉलीवुड में, बहुत ही कम, परसेंटेज बहुत कम है। दैट इज अ फैक्ट ऑफ बॉलीवुड सर, बिकॉज बॉलीवुड इज मोर बॉदर अबाउट बिजनेस। एंड इन द एंड आई मस्ट से कि बॉलीवुड में जो खड़ा भी हुआ है, वो वहां की लड़कियां ही खड़ी हुई, हीरोइंस खड़ी हुई। दीपिका गोइंग देयर एट द जेएनयू, स्वरा भास्कर स्टैंडिंग देयर, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल। हीरो की में दम नहीं था, तो जनरली मैशो मैन ऑफ इंडियन फिल्म। थैंक यू सो मच सुजय जी, थैंक यू सो मच, इट वाज, वी ऑल एंजॉयड। आगे थोड़ा आपसे और समझते रहेंगे, क्योंकि अभी एक्शन तो शुरू हुआ है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा।
डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।